हेलो फोक्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा चैनल बताने और सोचने में यकीन नहीं रखता, बल्कि हम प्रैक्टिकल करते हैं। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ सिमुलेशन में रॉकेट बनाकर और उड़ाकर, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकें कि रॉकेट कैसे काम करता है और हम स्पेस में कैसे जाते हैं। और हमारा चैनल दूसरा काम कर रहा है, और वो है होममेड चीप एक्सपेंसिव ऑब्जर्वेटरी चलाना। और इस वक्त हमारी ऑब्जर्वेटरी चलने लायक हो गई है, उसमें बस छोटे मोटे अपग्रेड्स बाकी हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 के बारे में। तो यह बोइंग का रिपीट टेस्ट है, क्योंकि इस बोइंग का फ्लाइट टेस्ट 1 फेल हो गया था 2019 दिसंबर को। और आपके मन में एक सवाल आया होगा कि OFT-1 फेल क्यों हुआ। नासा ने इन्वेस्टिगेट करा और पता लगाया कि स्टारलाइनर के सॉफ्टवेयर में लैग है कई बार। इसके कारण कैप्सूल के बर्न के दौरान ट्रैजेक्टरी इनकरेक्ट हो गई और बोइंग को वापस आना पड़ा। और आज से 2 साल बाद ये लॉन्च फिर हो रहा है, और इस बार बोइंग अपने खुद के पैसों से ये लॉन्च कर रही है और नासा को साबित करना चाहती है कि उनका कैप्सूल भी एस्ट्रोनॉट को सेफली ISS भेज सकता है। ओके, तो आइए मेरे साथ हम एक रॉकेट लॉन्च करेंगे, ताकि आप पूरा प्रोफाइल समझ सके कि ये कैसे काम करता है। ओके, तो पहले मैं बात करना चाहूँगा बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल की। तो इस कैप्सूल को खास बनाया गया है 7 एस्ट्रोनॉट को ले जाने के लिए, या फिर उससे ज़्यादा भी। और इसे कम्पीट करने के लिए बनाया गया है SpaceX क्रू ड्रैगन से। और नासा को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि नासा चाहती है कि हमारे पास जितना हो सके उतने ज़्यादा ऑप्शंस हो एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने के लिए। अगर एक फेल हो जाता है तो हमारे पास दूसरा सिस्टम होना चाहिए, ताकि हम स्पेस में लॉन्च कर सके। अगर बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो अमेरिका के पास टोटल 2 रॉकेट हो जाएंगे मैंड लॉन्च करने के लिए, और यही नासा को चाहिए। ओके, तो डिज़ाइन की तरफ बढ़ते हैं। तो बोइंग ने चुना है ULA का एटलस V रॉकेट को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि इस रॉकेट का सक्सेस फेलियर रेट सबसे ज़्यादा अच्छा है अमेरिकन में, क्योंकि इसने अब तक टोटल लॉन्चेस करे हैं 96, जिसमें से सिर्फ एक ही फेल हुआ है। तो ये अमेरिका के सबसे भरोसेमंद रॉकेट में से एक है। ओके, तो एटलस V के बारे में बता दूँ। एटलस V के कई सारे कॉन्फ़िगरेशन आते हैं। ULA एटलस V में अपग्रेड करता है अकॉर्डिंग टू पेलोड, या आप क्या भेज रहे हैं, क्या वो मैन स्पेसक्राफ्ट है या सैटेलाइट है। उस पेलोड के मुताबिक ही ULA रॉकेट चूज़ करता है और मॉडिफाई करता है। इसी प्रकार OTF कैप्सूल के लिए भी ULA ने रॉकेट में मॉडिफिकेशन की हैं, जैसे कि पेलोड फेयरिंग को हटा दिया गया है और बूस्टर को कम कर दिया गया है, क्योंकि इसे सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट तक ही जाना है। ओके, तो मुझे लगता है इतना कॉपी है। अब अपने रॉकेट को लॉन्च करते हैं। In 3, 2, 1, ignition and RD-180 engine ignition। तो हमारा रॉकेट लॉन्च हो गया है और थ्रस्ट एंड वेट रेशियो अब ठीक है। तो जैसे जैसे फ्यूल कम होता रहेगा, स्पेसक्राफ्ट अपनी वेलोसिटी बढ़ाता जाएगा, और कुछ सेकंड बाद ही रॉकेट पिच एंड यॉ मैन्यूवर करेगा, क्योंकि ऑर्बिट में जाने के लिए हमें रॉकेट को टेढ़ा करना होगा, आप सीधा नहीं जाएंगे। और ठीक 2 मिनट बाद SRB जेटिसन हो जाएंगे, यानी सॉलिड रॉकेट बूस्टर। अगर एक बार भी SRB इग्नाइट हो जाए तो उन्हें कभी भी बुझाया नहीं जा सकता, फिर आपको लॉन्च करना ही होगा, भले ही वो फेल हो या ना हो। ओके, तो हमारा रॉकेट इस वक्त पिच मैन्यूवर करता जा रहा है। ओके, आफ्टर 4 मिनट लॉन्च एटलस V बूस्टर इंजन कट ऑफ हो जाएंगे, ताकि एटलस सेंटर स्टेज सेपरेट हो सके। तो सेंटर स्टेज के बारे में बता दूं, ये सेंटर स्टेज की कॉन्फ़िगरेशन आती है कई सारी। तो ये 2 इंजन कॉन्फ़िगरेशन है, स्टारलाइनर के लिए है। सेकंड स्टेज की सेपरेट होने के बाद एरो एसेंट कवर्स जेटिसन हो जाएंगे। तो एरो कवर का इस्तेमाल अच्छी एरोडायनामिक्स के लिए किया जाता है, और इसे सेपरेट इसलिए किया गया क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेयर इतना नहीं है। और हाँ, भले ही कैप्सूल एमरजेंसी एस्केप करे तो भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हाँ, इस कैप्सूल में इमरजेंसी एस्केप सिस्टम भी है, क्योंकि नासा ने ये कंपलसरी रखी है कि रॉकेट में एस्केप लॉन्च सिस्टम होना ही चाहिए, क्योंकि वो अपना एस्ट्रोनॉट नहीं खोना चाहता। ओके, तो रॉकेट को फिर से काबू करते हैं। सेकेंड स्टेज सेपरेट होने के बाद अपना इंजन इग्नाइट करेगी, ताकि वो OTF कैप्सूल को ऑर्बिट तक पहुंचा सके। उसके कुछ सेकंड बाद ही एरो स्ट्राइक जेटिसन हो जाएंगे। इन एरो स्ट्राइक का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि OFT कैप्सूल का डायमीटर ज़्यादा है सेंटर स्टेज से, और ये कवर एरोडायनामिक्स को और भी बेहतर बनाते हैं, लेकिन वैक्यूम में इनका कोई काम नहीं है। तो हमारी कैप्सूल लगातार बढ़ रही है, तो टाइम को आगे बढ़ाते हैं। तो लॉन्च के 11 मिनट बाद सेंटर स्टेज कट ऑफ हो जाएगी, उसके मेन इंजन शट डाउन हो जाएंगे
और स्टारलाइनर जेरिसन हो जाएगा। और यहाँ पर एटलस बी का मिशन ख़त्म होता है और साथ में उसकी सेंट्रल स्टेज को अर्थ पे री एंटर करवाया जाएगा ताकि वो डेब्री ना बन जाए। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट होता है बोइंग मिशन कंट्रोल का काम। तो अब बोइंग को वो काम करना है जिसमें वो पिछली बार फेल हो गया था, और वो है रेंडजूस एंड डॉकिंग। ओके, तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये रेंडजूस क्या है और इसे कैसे करते हैं। तो इस प्रोसेस से डॉकिंग करने के कई फ़ायदे हैं। हम कम फ्यूल में पहुंच सकते हैं, लेकिन इसे करते कैसे हैं ये मैं किसी और वीडियो में जानूंगा, वरना ये वीडियो लंबे हो जाएगी। और हाँ, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सिमुलेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्या चीज़ है। तो मैं बता दूँ, ये SFS है। इस रॉकेट को मैंने ही बनाया है और इसकी पूरी वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर आती है जिसका नाम वेक्टरवर्स है। मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप मेरा चैनल देख सकते हैं, सेकंड वाला। ओके, तो हमारा स्टारलाइनर कैप्सूल इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लो अर्थ ऑर्बिट में है, यानी उससे थोड़ा सा नीचे। और इस वक्त मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि ISS स्टारलाइनर के ऊपर आए और तभी मैं बर्न चालू करूँगा, यानी इंजन चालू करूँगा। इंजन इग्निशन। इस इंजन इग्निशन से एक साइज़ का अपोजी काफ़ी बढ़ गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं अपोजी तक पहुँचने तक इंतज़ार करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अपोजी की तरफ बढ़ते बढ़ते ISS भी हमारे काफ़ी करीब आ रहा है। और जैसे ही मैं अपोजी तक मैक्सिमम पर पहुँच जाऊँगा, मैं एक और बार इंजन चालू करूँगा ताकि मैं बराबर ऑर्बिटल हाइट अचीव कर सकूँ ISS के। सो फाइनली स्टारलाइनर एंड ISS के बराबर अलाइन हो चुका है। और अब स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट अपने मेन इंजन चालू नहीं करेगा, अब वो धीरे धीरे मैन्यूवर बढ़ाएगा अपने रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए, यानी RCS। सो हमारा OFT-2 कैप्सूल बढ़ रहा है ISS के हार्मनी मॉड्यूल्स की तरफ, जहाँ पर डॉकिंग पोर्ट है। तो अगर OFT-2 कैप्सूल हार्मनी मॉड्यूल से डॉक कर जाता है तो इसका मतलब ये मिशन सक्सेसफुल है। और इसके बाद बोइंग अगला मिशन करेगा जिसका नाम रखा गया है क्रू फ्लाइट टेस्ट, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट ISS भेजे जाएंगे। वैसे तो OFT एक टेस्ट है, लेकिन इसमें भी कुछ कार्गो है, मतलब कुछ पेलोड्स हैं, जैसे कि कुछ खाना और EVA कंपोनेंट्स। और 7 दिनों तक यह स्पेसक्राफ्ट ISS से डॉक रहेगा ताकि कुछ और एक्सपेरिमेंट कर सके। तो अब मैं टाइम को बढ़ाता हूँ आगे, और हम आ गए हैं 7 दिन आगे। तो अब OFT कैप्सूल को जाने का वक्त आ गया है। तो रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम इसे धीरे धीरे पुश करता जाएगा। तो अब हमारा स्टारलाइनर एक तय सीमा वक्त पर डी ऑर्बिट बर्न स्टार्ट करेगा। यह डी ऑर्बिट बर्न स्पेसक्राफ्ट को धरती पर ले जाएगा, वो भी सही जगह पर। एटमॉस्फेरिक एंट्री से पहले स्पेसक्राफ्ट अपना सर्विस मॉड्यूल सेपरेट कर लेगा। इस सर्विस मॉड्यूल में थ्रस्टर, सोलर पैनल और पेलोड बे है, और अब इसकी ज़रूरत नहीं है। एटमॉस्फेरिक एंट्री थोड़ी चैलेंजिंग है, हमें एक सही एंगल पर दाखिल होना पड़ता है। अगर हमारा एंगल गलत हुआ तो हम बाउंस भी कर सकते हैं या बर्न हो सकते हैं। तो हमारे स्पेसक्राफ्ट की एंट्री शुरू हो गई है। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, हमारा स्पेसक्राफ्ट और भी गर्म होता जाएगा, लेकिन साथ में उसका वेलोसिटी भी कम होती रहेगी, जो कि अच्छी बात है। हमारा स्पेसक्राफ्ट स्लो डाउन हो चुका है और अब वक्त है पैराशूट डिप्लॉय करने का। तो सबसे पहले ड्रैग सूट डिप्लॉय होंगे और फिर मेन सूट डिप्लॉय होंगे, क्योंकि मेन सूट को डिप्लॉय नहीं करा जाएगा तुरंत, क्योंकि इससे एस्ट्रोनॉट को झटका लग सकता है। और वज़न को हल्का करने के लिए हीट सील को अलग कर दिया जाएगा। और फाइनली स्टारलाइनर ग्राउंड को टचडाउन करता है। स्टारलाइनर की एक खास बात है कि ये स्लैप डाउन नहीं करता, इसे लैंड पर टचडाउन करा जाता है। इससे रिकवरी कॉस्ट काफ़ी कम होती है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अपनी आने वाली वीडियो में हम अपकमिंग स्पेस मिशन को रिक्रिएट करेंगे और एक्सप्लेन में समझेंगे। तो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, वरना आपकी मर्ज़ी है, आप फ्यूचर में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।